कल हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे। दोस्तों, कल हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज उसके आगे को ही हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो PYQ होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी को बेस्ड बना के हम अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा प्रारूप दे सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यह कहने वाले थे एंगल्स, यानी कि ऑप्शन डी। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। लेनिन के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ पे ये लेनिन का कथन दिया गया है। और जो ये वाला कथन बोला है कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन इसके नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मार्क्स सिद्धांत किसका समर्थन करता है, यानी कि जो मार्क्सवादी थे वो किसका समर्थन करते हैं। तो सबको पता है कि जैसा कि वो साम्यवाद के समर्थन थे मार्क्सवादी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, अधिशेष मूल्य का मतलब है, यानी कि अधिशेष क्या है। तो जो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बिक्री प्राप्ति और वेतन में अंतर। अधिशेष यानी कि जो एक्सटर्नल लाभ होता है। अधिशेष मूल्य का मतलब है कि बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ अतिरिक्त मूल्य धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन, यह धन ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यानी कि संसद और संविधान किसके उपकरण हैं। इसमें यह पूछा गया है कि जो संसद है और जो संविधान है वो किसके उपकरण है। तो वो जो उपकरण है वो है कानूनी न्याय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ए, यानी जो संविधान है देश का मूलभूत कानून है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसी को बेस्ड बनाकर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा प्रारूप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 36, भारतीय संविधान को किसने अधिनियमित बनाया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है किसने उसको अधिनियमित बनाया। तो ऑप्शन डी, यानी कि संविधान सभा ने। जैसा कि जानते हैं कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया था। यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और प्रस्तावना के शब्दों में इस दिन भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्म अर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इसमें पूछा गया है कि कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई, मतलब किस योजना की प्रस्ताव से। तो आंसर बी यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान से। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इसका नीचे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है वो कैसा है, यह पूछा गया है। तो जो भारत का संविधान है वो कुछ लचीला भी है, कुछ कठोर भी है। तो यानी कि ऑप्शन डी अंशतः मतलब सख्त और अंशतः लचीला, यानी कि कठोर और लचीले का मिश्रण है भारत का संविधान। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक इस दिन हुई, मतलब कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो इसका आंसर है वो हो कि सी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वे संविधान सभा की पहली बैठक के सभापति रहे। तो दोस्तों जो ये एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएं। पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब ही यह होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा थी उसके जो अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है कि भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को उसका वास्तुकार मान लेते हैं और क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, परंतु जो वास्तुकार हैं वो वी एन राव हैं। यानी कि जो इसका आंसर होगा आंसर सी। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है मैं उसको एक बार पढ़ देती हूँ कि वी एन राव को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने प्रारूप समिति के विचार के लिए जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 240 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि जो वी एन राव ने प्रारूप समिति के लिए जो प्रारूप संविधान तैयार किया था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप याद रखना कि उसमें 240 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जैसा कि आपको पता ही है। इसमें ये इतना इजी क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के यानी पॉलिटी वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत इजी पूछे गए। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ड बना के इसकी तैयारी कर लेना कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो भारत जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वो भारत को क्या मानता है, अर्ध संघीय राज्य मानता है, संघीय राज्य, एकीकृत राज्य या राज्यों का संघ। तो जो भारत का अनुच्छेद 1 है वो जो राज्यों का संघ मानता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान का निम्नलिखित में से किस संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता, मतलब किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता। तो दोस्तों जो दबाव गुट होते हैं यानी कि प्रेशर्स ग्रुप्स, उनको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इसमें वैसे ये पूछा गया था कि अनुच्छेद, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वो 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें ये पूछा गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। जब यह पेपर आया था तो जो उस टाइम पे भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी थे, लेकिन अब जो पेपर होगा उसमें जो प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं
उनके बारे में पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीश सिंह धनखड़ हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसमें यह पूछा गया। बस इसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं। 7वां जो अधिकार था मूल अधिकारों की श्रेणी से, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिली है, कि जो संविधान के मूलभूत अधिकार है वो किस पार्ट में है। तो वो है भाग 3 में। यहाँ पे ये दिया गया है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि संविधान के भाग 3 से एक जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि हर वर्ष मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार दी गई है कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को मंजूरी देने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो मानव अधिकारों वाला एक टॉपिक दिया गया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मानव अधिकारों से संबंधित इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी अधिकार माना जाता है। तो इसमें जो दूसरी पीढ़ी के अधिकार माने गए हैं वो माने गए हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए। तो जो इसमें ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन कि मानव अधिकारों को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण के अधिकार, इन अधिकारों का उदय 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कुछ सिद्धांतों के रूप में हुआ और इनमें से ज्यादातर राजनीतिक चिंताओं पर आधारित थे। प्रथम चरण में नागरिक और राजनीतिक पीढ़ी के अधिकार, दूसरी पीढ़ी के अधिकार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, तीसरी पीढ़ी के अधिकार एकजुटता का अधिकार। तो उसमें ये पूछा गया है कि दूसरी पीढ़ी के अधिकार, हो सकता है अब की बार पूछ ले कि प्रथम चरण के कौन से अधिकार थे या तीसरी पीढ़ी के कौन से अधिकार थे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन यहाँ हुआ, यानी कि कहाँ पे हुआ, तो वो वियना में हुआ था। मानव अधिकार का पहला विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून 1993 तक ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मानव अधिकारों पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो पास्ट का हो गया, लेकिन हो सकता है कि प्रेजेंट में पूछ ले कि मानव अधिकारों का 2025 में या 24 में जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है, जो मानव अधिकार है उसकी थीम क्या थी। हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मानव अधिकार के उत्पीड़नों के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है। इसमें यह पूछा गया है कि हॉटलाइन व्यवस्था किस प्रकार उपलब्ध है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो किस प्रकार है। तो दोस्तों, वो है 24 घंटे, यानी मानव अधिकार के उत्पीड़न के लिए हॉटलाइन व्यवस्था 24 घंटे है, कि आप कभी जब चाहो जब अपने अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति संहार क्या है। तो सामूहिक हत्या जाति संहार कहलाती है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको एक बार पढ़ देती हूँ कि जाति संहार एक सामूहिक हत्या, यह हत्याएं अक्सर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और समय में एक दूसरे के साथ साथ की जाती हैं। तो जो हम इसका जो एग्जाम्पल है वो हम हिटलर को मान सकते हैं, उसने भी इसी तरीके की हत्याएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत ने खाद्य मिलावट निवारण नियम इस वर्ष पारित किया। तो मतलब किस वर्ष पारित किया।
तो 1954 में। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ देती हूँ एक बार, कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 29 सितंबर 1954 को पारित किया गया था। यह 1 जून 1955 को खाद्य पर मिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के रूप में लागू हुआ। अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 1955 में नियम बनाए गए और उन्हें खाद्य मिलावट निवारण नियम 1955 कहा गया। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आईपीसी का मतलब है। तो आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। इस तरीके की कई फुल फॉर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यानी आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड। यह एक व्यापक कोड है जो आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पीआईएल का मतलब है। पीआईएल मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है मैं उसको एक बार पढ़ के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। पीआईएल का मतलब जनहित याचिका से, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जनहित याचिका। इसका पूर्ण नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जनहित याचिका से तात्पर्य है सार्वजनिक हित या सामान्य हित में प्रारंभ की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई जिसकी समुदाय के एक रूप के हित में रुचि हो, जिसे उसके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ये यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के पितामह कौन है ना। तो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पितामह है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार मैं पढ़ देती हूँ। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पितामह माना जाता है। लोक प्रशासन का जन्म 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन द्वारा रचित प्रकाशन का अध्ययन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख के उपरांत हुआ। इन्होंने प्रशासन और राजनीति को अलग माना। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट है आयोग का। ये कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने बनाया। तो ये लूथल गुलिक ने बनाया पोस्ट कॉर्ब। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्थ है यानी कि पी से प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन आयोजन करना, स्टाफिंग यानी कार्यकारी समूह बनाना, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, सी ओ यानी कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, रिपोर्टिंग विवरण देना, बी बजटिंग बजट बनाना। आप इसे सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप नेट दे लीजिए, यूपी टीजीटी पीजी दे लीजिए, डीएसएसबी कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो आपको पता ही है कि कौटिल्य है। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट कि स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पूछा है। तो जो स्विट्जरलैंड है वहां पे स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा है कि पॉलिस यानी कि पॉलिस का मतलब निम्न में से क्या है। तो पॉलिस का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य, गांव। तो जो पॉलिस है उसका मतलब है शहर राज्य यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी शाखा है राजनीतिक विज्ञान। तो ये समाज विज्ञान की शाखा है ना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, यानी किस पर विश्वास किया महात्मा गांधी ने। तो योजना और भारी उद्योग यानी ऑप्शन डी। इस एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। उसमें ये दिया गया है कि महात्मा गांधी साध्य व साधनों की विशुद्धता पर विश्वास करते थे। गांधी जी के अनुसार हमारा साध्य तथा उसे प्राप्त करने का साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, यानी कि हमारी मनसा और जिस काम को हम करने वाले हैं वो दोनों पवित्र होने चाहिए।
हाँ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। तो ये राजनीतिक सत्ता है ना, पॉलिटिकल पावर से संबंधित है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीतिक सत्ता से है। राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है 65वां कि पॉलिटिक्स किताब की लेखक कौन है ना। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स जो बुक है वो अरस्तु की है, तो यानी ऑप्शन सी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जो बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस बुक्स हैं जैसे प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना, मैकियावेली, तो इनकी बुक्स आप याद कर लीजिएगा, इनका ईयर याद कर लीजिएगा और सीक्वेंस याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से राज्य का मूल तत्व क्या है। तो जो सर्वसत्ता है ना, वो राज्य का मूल तत्व है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि राज्य के मुख्य 4 मूल तत्व हैं डॉक्टर गार्नर के अनुसार, है ना। तो वो 4 क्या है, निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बीबियों की साम्यवाद की वकालत किसने की। तो ये आपको पता है कि प्लेटो ने की थी, है ना, क्योंकि साम्यवाद की जो चाहे वो बीवियों का हो या संपत्ति का हो, तो इसमें आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि लेवियाथन किताब किसने लिखी। तो ये आपको पता है जैसे कि हॉब्स ने, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपकी कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो अब नेक्स्ट इसमें दे रखी है जो हॉब्स है उसकी कुछ किताब दे रखी है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा उनको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपको पढ़ के बताती हूँ। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था, है ना। या तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से दे रखा है कि सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। उन्होंने वर्ष 1748 में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में व्यवस्थित, वैज्ञानिक और स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपने सिद्धांत में सरकार को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों में विभाजित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से हिटलर ने किसकी वकालत की। तो आपको पता ही है कि वो नाजीवाद को फेवर करने वाले थे, है ना। तो आंसर ए होगा नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच नए रिश्तों के पक्ष में थी। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उन्हें आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।